नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के रिगार्डिंग और जूनियर अकाउंटेंट राजस्थान वैकेंसी 2022 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। साथ ही बात करने वाले हैं कॉमर्स पीजीटी टीजीटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके रिगार्डिंग। व्यापार और व्यवसाय के जो बहुत सारे स्वरूप होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम बता देते हैं कि एक व्यक्ति को जब व्यवसाय प्रारंभ करना होता है तो वो बहुत सारी योजनाएं बनाता है, बहुत सारे संसाधन जुटाता है अपने व्यवसाय को वृद्धि करने के लिए, व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बहुत सारे योजनाएं क्रिएट करता है, योजनाएं फॉर्मेट करता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है कि कौन से प्रकार का उसे व्यवसाय चुनना है। एकल व्यवसाय करना है या संयुक्त हिंदू परिवार के साथ व्यवसाय करना है, साझेदारी में व्यवसाय करना है या सहकारी समितियों के साथ जुड़ना है, संयुक्त पूंजी कंपनियां लगाना है। इस प्रकार से बहुत सारे उसको निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों के बारे में कि कौन से व्यवसाय किस किस प्रकार से होते हैं। बात करते हैं एकल परिवार। जानने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं एकल व्यवसाय के बारे में। तो एकल स्वामित्व पूंजी वाली कंपनियां होती हैं उनके बारे में बात करते हैं कि एकल स्वामित्व क्या होता है। तो बात करते हैं फर्स्ट में सबसे पहले एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व क्या होता है? एक व्यवसाय, एक व्यापार व्यवसायिक संगठन का एक प्रचलित स्वरूप है जो छोटे व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयोगी रहता है। विशेषतः व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामी प्रबंधन नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है तथा वही संपूर्ण लाभ पाने का अधिकारी हानि के लिए उत्तरदायी होता है। जैसा एक स्वामित्व शब्द में ही स्पष्ट होता है, एकल मतलब सोल मतलब इसका अर्थ हो गया एकमात्र प्रोप्राइटर। एकमात्र प्रोप्राइटर स्वामित्व अर्थात एक व्यवसाय का एकमात्र स्वामी। तो एकल व्यवसाय का मतलब ये हो गया है साफ तौर पर कि एक व्यक्ति व्यवसाय को चलाता है, एक ही व्यक्ति व्यवसाय का प्रबंधन करता है, एक ही व्यक्ति व्यवसाय को मैनेजमेंट करता है, एक ही व्यवसाय से जो होने वाला लाभ होता है वो स्वयं अपने पास रखता है। एक व्यक्ति द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है उसे एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय कहा जाता है। तो जो छोटे प्रकार के व्यवसाय होते हैं वो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय कहलाते हैं। इसमें केवल एक ही स्वामी होता है, वही प्रबंधन करता है, वही व्यवसाय का नियंत्रण करता है और समस्त जो भी लाभ प्राप्त होता है वो स्वयं अपने पास रखता है। हानि जितनी भी होती है वो स्वयं उत्तरदायी होता है उसके लिए। एकल शब्द एकल यानी कि सोल प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब स्वामी, मतलब एक ही व्यवसाय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एकल स्वामित्व या सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। अब वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय करते हैं? तो आइए बात करते हैं एकल व्यवसाय वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। व्यवसाय का यह स्वरूप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलित होता है जिसमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती हैं। व्यक्तिगत रूप से सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? एकल व्यापार, एकल स्वामित्व कहलाते हैं, सोल प्रोप्राइटर कहलाते हैं। तो इसमें ब्यूटी पार्लर वाले आता है, ब्यूटी पार्लर जो चलाते हैं उनको कह सकते हैं कि वो भी सोल प्रोप्राइटर है क्योंकि वो स्वयं एकल व्यापार कर रहे हैं और एकल व्यापार से होने वाला लाभ स्वयं उठाते हैं और हानि अगर होती है तो वो स्वयं उठाते हैं। ऐसे ब्यूटी पार्लर की जगह नाई की दुकान, फुटकर व्यवसाय, ठेला, जो सब्जी वाला ठेला, ये सब सोल प्रोप्राइटर के उदाहरण हैं। आपने देखा होगा जो मटकी बनाने वाला मटकी बनाने वाला कुम्हार होता है वह भी क्या है? सोल प्रोप्राइटर में आता है क्योंकि वो स्वयं अपना व्यवसाय करता है, स्वयं दुकान लगाता है, स्वयं जो भी लाभ अर्जित करता है वो एकल स्वामित्व वाला व्यापार है। तो आप समझ गए होंगे एकल स्वामित्व व्यापार से क्या तात्पर्य है कि जो सोल प्रोप्राइटर हैं खुद एक व्यक्ति होता है, वो स्वयं नियंत्रण करता है व्यवसाय पर, स्वयं उसका कंट्रोल करता है, स्वयं उसका प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है और जो भी लाभ होता है वो स्वयं अपने पास रखता है, हानि के लिए भी स्वयं उत्तरदायी होता है। ऐसे व्यवसाय क्या कहलाते हैं? सोल प्रोप्राइटर कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं
क्या लाभ होता है? एकल स्वामित्व के कई लाभ हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण लाभ है, जैसे शीघ्र जो शीर्ष निर्णय होते हैं। एकल व्यवसाय में एक ही प्रोप्राइटर होता है, एक ही व्यक्ति होता है जो व्यवसाय को चलाता है, तो निर्णय लेने में क्या होती है? शीघ्रता रहती है, तुरंत निर्णय ले लेगा जो भी उसको निर्णय लेना पड़ता है। किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि मैं क्या निर्णय लूं क्या नहीं लूं। डिसीजन जो भी मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग खुद लेता है। ठीक है। सूचनाओं की गोपनीयता। अब एक व्यवसाय जो भी सामान का विक्रय करता है या व्यापार चलाता है या फिर कोई चीज़ बनाता है, तो वो सोल प्रोप्राइटर रहता है। जो भी उसको तरीका है वो खुद अपने पास गोपनीय रूप से रख सकता है। उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई उससे पूछने वाला नहीं होता है। ठीक है। तो सूचनाओं का गोपनीयता बनी रहती है। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, उसको स्वयं जितना लाभ अर्जित करेगा, स्वयं अपने आप में सेल्फ प्रोत्साहन मिलता रहेगा उसे। तो प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उसे प्राप्त होगा, कोई उसे प्रोत्साहन नहीं करेगा, वो अपने आप में ही प्रोत्साहित हो जाता है। उपलब्धियों का एहसास, जैसे ही वो व्यवसाय को अधिकतर व्यवसाय का वृद्धि करता है, व्यवसाय बढ़ता है, लाभ अधिक अर्जित करता है, वो उपलब्धियों का एहसास उसे स्वयं होने वाला रहता है। तो स्वामित्व करने एवं बंद करने की सुगमता, सीमाएं उपरोक्त लाभों को होते हुए एकल स्वामित्व को भी कुछ सीमाएं हैं, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? बात करते हैं एकल स्वामित्व की सीमाएं। इनमें कुछ प्रमुख सीमाएं इस प्रकार है। सीमित संसाधन। अब एकल व्यक्ति के पास जो व्यवसाय करता है उसके पास में पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, तो वो जितने भी संसाधन हैं उन्हीं के आधार पर अपने व्यवसाय का संचालन करता है। तो सीमित संसाधन होते हैं एकल स्वामित्व में। ठीक है। बात करते हैं दूसरा, व्यवसायिक इकाइयों का सीमित जीवन काल। तो व्यवसायिक इकाई होते हैं, उनका स्वयं निश्चित जीवन काल होता है जो वो खुद चलाता है। उसके बाद में जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक वो व्यवसाय को चला सकता है। असीमित दायित्व। इनका दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। अगर वो हानि होती है व्यवसाय में तो वो उसको स्वयं अपनी संपत्तियों को भी बेचकर उस हानि का वहन करना पड़ेगा, उसका उत्तरदायित्व पूरा करना पड़ेगा। तो असीमित दायित्व होता है। सीमित प्रबंधन योग्यता, उसके पास जितनी योग्यता होती है उसके आधार पर ही वो व्यवसाय को चलाता है। तो सीमित प्रबंधन योग्यता होती है। ये कुछ सीमाएं हैं एकल स्वामित्व की। सीमित संसाधन, व्यवसायिक इकाइयों का सीमित जीवन काल, असीमित दायित्व और सीमित प्रबंधन। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट व्यवसाय के बारे में। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में उस व्यवसाय से हैं जिसका स्वामित्व संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं। इसका प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा होता है। व्यवसाय पर परिवार के मुखिया का नियंत्रण होता है। वह परिवार की सबसे बड़ी आयु वाला व्यक्ति होता है एवं कर्ता कहलाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ निम्न प्रकार हैं। अब क्या करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय? समझ गए आप क्या होता है? एक परिवार होता है जो हिंदू परिवार होता है, वो एक पूरा परिवार संयुक्त हिंदू परिवार होता है। उनके सदस्य मिलकर साथ में काम करते हैं, उसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहा जाता है। उसका जो प्रबंधक प्रशासन होता है वो सबसे बड़ा मुखिया रहता है, उसके हाथों में रहता है। जो सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति रहता है उसी के हाथों में उसके व्यवसाय का नियंत्रण रहता है। सबसे बड़ी आयु वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, उस परिवार का कर्ता कहलाता है। संयुक्त हिंदू परिवार के लाभ देखते हैं। अब एक व्यक्ति के पास में पूरा कंट्रोल रहता है व्यवसाय का, तो प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। स्थायित्व बना रहता है। सदस्यों का सीमित दायित्व बना रहता है। सदस्यों का दायित्व, जो भी काम जिसको सौंपा गया है उसी को वह काम करना पड़ता है, तो सदस्यों का सीमित दायित्व होता है। निष्ठा और सहयोग में वृद्धि होती है। पूरा व्यवसाय निष्ठा और सहयोग पर चलता है। पूरा व्यवसाय जितना सदस्य होते हैं, जो भी व्यक्ति के सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, वो पूरी निष्ठा से काम करते हैं, पूरे सहयोग लगन के साथ में काम करते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की कुछ सीमाएं निम्न प्रकार है। सीमित साधन, बिल्कुल वह एकल व्यवसाय की तरह ही सीमित साधन होते हैं उनके पास में। एक पूरे परिवार के साथ में सीमित साधन होते हैं, वो बाहर का व्यक्ति कोई एंटर नहीं करता है। तो साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। कर्ता का
असीमित दायित्व, कर्ता का दायित्व भी क्या होता है, असीमित दायित्व होता है। सेम एकल स्वामित्व की तरह ही उसका दायित्व भी क्या होता है, सीमित होता है, असीमित होता है। कर्ता का प्रभाव, कर्ता का प्रभाव जो कर्ता होता है उसकी आयु के अनुसार उसका प्रभाव पड़ता रहता है, क्योंकि क्योंकि जो सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति होता है वही कर्ता होता है, वही स्वामी कहलाता है उस व्यवसाय का। तो कर्ता का प्रभाव अधिक रहता है। सीमित प्रबंधन कौशल, सीमित प्रबंधन कौशल, अपने परिवार के साथ व्यवसाय करता है तो उनका प्रबंधन कोई बाहर का व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता है व्यवसाय में, कोई बाहर अपनी सोच नहीं लगा सकता है। तो क्या है, उस परिवार को ही उस व्यवसाय का संचालन करना पड़ता है, उसका कर्ता ही उसकी देखरेख करता है। तो क्या है, सीमित प्रबंधन कौशल होता है संयुक्त हिंदू परिवार में। नेक्स्ट बात करते हैं हम साझेदारी की। जैसा कि आप सभी को पता है साझेदारी क्या होता है। साझेदारी भारी पूंजी निवेश, विभिन्न प्रकार के कौशल एवं जोखिम में भागीदारी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और साझेदारी फर्म के लाभ नीचे दिए गए हैं। तो साझेदारी क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं और उसमें होने वाले लाभ को आपस में बांटते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। अब साझेदारी में बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता होती है, कौशल की आवश्यकता होती है, जोखिम भरा काम होता है। ठीक है, तो वो आपस में जो भी साझेदार होते हैं वो आपस में अपने व्यवसाय में पूंजी का शेयर करते हैं। काम जो रहता है, बर्डन रहता है, काम का बर्डन, उसको भी अपने आप बांट लेते हैं। ठीक है, जोखिम जो रहता है वो सभी का बराबर रहता है। जो भी पूंजी के अनुपात में जो भी होता है, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग वह अपने जोखिम का वहन करते हैं। तो साझेदारी क्या होती है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं और उससे होने वाले लाभों को आपस में अपने पार्टनरशिप डीड के अनुसार बांट लेते हैं, तो उसे कहते हैं साझेदारी। तो साझेदारी फर्म के लाभ दे रखे हैं नीचे। स्थापना एवं समापन सरल। तो साझेदारी की स्थापना सरल है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर काम करेंगे तो साझेदारी अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, तो संतुलित निर्णय, संतुलित निर्णय क्यों कहा गया है, क्योंकि संतुलित निर्णय जब भी सभी साझेदार मिलकर उसका निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, सभी से पूछा जाता है, उसके बारे में अपनी राय पूछी जाती है, तो संतुलित निर्णय सामने निकल के आता है। अधिक कोष जब साझेदारी होती है तो भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। सभी साझेदार अब मिलकर अपना पैसा लगाता है तो अधिक कोष होता है उनके पास, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जोखिम को बांटना, जोखिम को बांटा जाता है। अब सभी साझेदार आपस में अपने पूंजी के अनुपात में या फिर पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है उसके अनुसार जोखिम जो भी होता है, जो भी हानि होती है, वह स्वयं सभी साझेदार मिलकर आपस में उस जोखिम को बांटते हैं। गोपनीयता बनी रहती है। सभी साझेदार अपनी जो व्यवसाय चलाने का जो फॉर्मेट होता है वो किसी को बताते नहीं है, गोपनीयता बनी रहती है आपस में। साझेदारी फर्म की निम्न सीमाएं, अब सीमाएं भी होती हैं, ये भी याद रखना है। असीमित दायित्व होता है, सीमित साधन होते हैं, परस्पर विद्रोह की संभावना रहती है, आपस में विद्रोह कर सकते हैं। साझेदारों के नहीं बनती हैं तो फिर वो आपस में विद्रोह करने लग जाते हैं। ठीक है, निरंतरता की कमी, और निरंतरता की कमी रहती है। कोई व्यवसाय आपस में साझेदार आपस में बनती नहीं है तो फिर क्या करता है, वो छोड़कर चला जाता है। तो निरंतरता की कमी बनी रहती है। जनसाधारण में विश्वास की कमी बनी रहती है। साझेदारों के प्रकार, साझेदारी के प्रकार क्या है। एक सक्रिय साझेदार होता है, एक सुप्त निष्क्रिय साझेदार होता है, गुप्त साझेदार होते हैं, नाम मात्र का साझेदार होता है, और विबंधन साझेदार होता है, प्रतिनिधित्व साझेदार होते हैं, और भी साझेदार होते हैं। बात करते हैं कौन कौन से साझेदार होते हैं। इन सब को, साझेदारी को हम एक अलग से वीडियो बनाकर पूरा अकाउंटेंसी के जरिए देखने वाले हैं पूरा, तो उसमें सब वापस से आपको पढ़ने को मिल जाएगा और अच्छे से हम उस वीडियो में पूरा देखेंगे। इसमें अभी तक तो शॉर्ट प्रकार से हम देख रहे हैं। प्रकार, अवधि के आधार पर ऐच्छिक और विशिष्ट साझेदारी होती है, तो और देयता के आधार पर, दायित्व के आधार पर सीमित और असीमित दायित्व साझेदारी होती है। तो ये साझेदारी के प्रकार हैं। संगठन, संगठन क्या होता है। सहकारी संगठन, सहकारी समितियां उन लोगों को ऐच्छिक संगठन हैं जो सदस्यों के कल्याण के लिए एकजुट होते हैं। अब इनके लाभ क्या होते हैं। लाभ होता है वोट की समानता रहती है,
सीमित दायित्व रहता है उनके सदस्यों का, स्थायित्व बनी रहते हैं, मितव्ययता का प्रचलन होता है, सरकारी सहायता मिलती हैं और सरल स्थापना में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, स्थापना सरल है। सहकारी समितियों की निम्न सीमाएं, अब सीमाएं कौन सी रहती हैं? सीमित साधन होते हैं, अक्षमता प्रबंधन होते हैं, गोपनीयता में कमी होती है, सहकारी निर्णय होते हैं, सहकारी नियंत्रण होता है, पूरी तरह से विचारों की भिन्नता रहती है। प्रकार कौन कौन से हैं? तो सहकारी प्रकार, प्रचलन की प्रकृति के आधार पर उपभोक्ता सहकारी समितियां, उत्पादक सहकारी समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान सहकारी समितियां, सहकारी ऋण समितियां, सहकारी आवास समितियां। तो ये सहकारिता के प्रकार थे। बात करते हैं संयुक्त पूंजी कंपनियां क्या होती हैं। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति वाला संस्था है जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकारी होता है, सार्वभौम मुद्रा देती हैं। जब हम कंपनी को पढ़ेंगे तो पूरा कंपनी को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर आज केवल हम शॉर्ट में देख लेते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होती है? एक एकल व्यक्ति वाली कंपनी है जिनका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकारी होती हैं, अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती हैं। अब इनके लाभ क्या है? सीमित दायित्व होता है, हितों का हस्तांतरण आसानी से कर पाते हैं, स्थायी अस्तित्व बना रहता है, विस्तार की संभावना रहती है, पेशेवर प्रबंधन रहते हैं। तो ये है सीमाएं कौन कौन सी हैं? निर्माण में जटिल, गोपनीयता की कमी, व्यक्तिगत कार्य वातावरण, अनेकानेक नियम और निर्णय में देरी, अल्पतंत्रीय प्रबंधन, हितों का टकराव। आज का सेशन आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।